दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन अमोनियम कार्ब के बारे में। अमोनियम कार्ब के ऐसे ऐसे सिम्टम्स के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा जो आपने शायद नहीं सुने होंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप देखेंगे कि अमोनियम कार्ब के ऐसे ऐसे सिम्टम्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी जो आपके बहुत काम आएगी। अगर आप होम्योपैथिक सीखना चाहते हैं दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप इस तरह की और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं होम्योपैथी सीखना तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं जिनको सिखाता हूँ उनको और ज़्यादा डीप लेवल पे जाकर के मिलती है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप होम्योपैथिक मुझसे कैसे सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अमोनियम कार्ब के कुछ अद्भुत लक्षण के बारे में। अब हम बात करते हैं हम कीनोट सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, कीनोट सिम्टम्स में क्या है कि पहला इसका कीनोट सिम्टम है कि नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस एंड हैंड्स इन द मॉर्निंग फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल आफ्टर ईटिंग। मतलब पेशेंट को जब सुबह के समय हाथ या मुंह धुलता है मॉर्निंग के समय में तो उसके बाईं नाक से ब्लड आने लगता है, या फिर जब खाना खाने के बाद ब्लड आने लगे। कभी ऐसा पेशेंट कोई अगर बताया कि डॉक्टर साहब जब मैं सुबह उठता हूँ और हाथ मुंह धुलता हूँ, चेहरा धुलता हूँ तो मेरे नाक से ब्लड आने लगता है, स्पेशली बाएं नाक से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, तो समझ लीजिए कि अमोनियम कार्ब देने से वो सही हो जाएगा। या फिर खाना खाने के बाद अगर कहे कि खाना खाने के बाद मेरी नाक से ब्लड आने लगता है, तो इन कंडीशंस में, दोनों कंडीशंस में अमोनियम कार्ब बेस्ट मेडिसिन है। प्रेसिंग टीथ टुगेदर सेंड शॉक्स थ्रू हेड, आईज एंड ईयर्स। प्रेसिंग टीथ, दांत को प्रेस करता है, टुगेदर एक साथ, सेंड शॉक थ्रू हेड, आईज एंड ईयर्स। जब पेशेंट ये बताया कि डॉक्टर साहब जब दांतों को मैं एक दूसरे से क्रश करता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो शॉक महसूस होता है। कहाँ पे? थ्रू हेड, आई एंड ईयर, सिर में, आंखों में और कानों में, वहां पे शॉकिंग महसूस होती है। तो ये भी एक सिम्टम होता है, कीनोट सिम्टम है अमोनियम कार्ब का। कॉलरा लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये अक्सर पेशेंट बताती हैं कि जब मुझे मेंसेस शुरू होने वाला होता है डॉक्टर साहब तो मुझे डायरिया होने लगती है या कॉलरा जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो पेशेंट, किसी पेशेंट के अंदर में अगर ये सिम्टम मिले आपको कि मेंसेस शुरू होने के पहले या उस दौरान में अगर पेशेंट को कॉलरा लाइक सिम्टम्स आने लगे, लूज मोशन होने लगे, हैवी लूज मोशन होने लगे, तो समझ लीजिए अमोनियम कार्ब देने से वो सही हो जाएगा, उसका सारे सिम्टम्स सही हो जाएंगे। ठीक है। चिल्ड्रेन डिसलाइक वॉशिंग, जो बच्चे होते हैं वो नहाना नहीं चाहते हैं, जैसे कि सल्फर में होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैं नहाना पसंद नहीं करता हूं, तो हम लोग कौन सी दवा देते हैं? सल्फर। लेकिन सिर्फ सल्फर ही नहीं है, अमोनियम कार्ब भी है। तो ऐसे बच्चे, स्पेशली बच्चों की बात हो रही है, डिसलाइक वॉशिंग, जब बच्चे नहाना पसंद न करें तो वहां पे सल्फर के साथ में इस दवा को भी कंपेयर करना है हमको। ठीक है। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस ऑफ रेमेडी। इस रेमेडी का न्यूक्लियस क्या है, कहां कहां पे ये काम करती है। ठीक है। तो वहां पे एक तो वीक नर्वस पर्सन, ऐसे पर्सन जो कि कमजोर है, नर्वस है, बहुत ही नर्वस का मतलब होता है पेशेंट अंदर से ना जैसे डिप्रेस सा महसूस करता है, तो उसको बोलते हैं नर्वस टाइप का पर्सन। ऑफ लिम्फेटिक और नर्वस टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट या लिम्फेटिक टेम्परामेंट के होते हैं, खून की कमी हो सकती है उनके अंदर में। स्टाउट सेडेंटरी वुमन हूँ ऑलवेज हैव द स्मेलिंग बॉटल एट इंड, अनक्लीन इन बॉडी हैबिट। ठीक है। तो ऐसी लेडीज जो कि सेडेंटरी लाइफ, मतलब आराम तलब जीवन जीती हैं। आराम तलब जब इंसान जीता है तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंसान अगर आराम तलबी वाला जीवन जीता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उस पेशेंट के अंदर में जब भी आराम तलब जीते हैं तो क्या होता है कि फ्लैवीनेस आ जाता है। फ्लैवीनेस मतलब कि पेशेंट मोटा ताजा हो जाता है। भाई जब हम फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, शरीर में मांस बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि अमोनियम कार्ब का जो पेशेंट होता है जस्ट लाइक कैल्शियम कार्ब की तरह होता है कि वो मोटा ताजा हो जाता है सेडेंटरी लाइफ की वजह से। ठीक है। और ऐसे लोगों को सांस की अगर तकलीफ हो जाए, ठीक है,
समझ में आ गया ना। स्टाउट का मतलब होता है क्या, मोटा। तो मोटा इंसान है या मोटी लेडी है, सेडेंटरी लाइफ जी रही है, वो ऑलवेज हैव द स्मेलिंग बॉटल एट हैंड, हाथ में हमेशा वो स्मेल करने वाली बॉटल हमेशा लिए रहती है, मतलब वो कि उनको सांस की तकलीफ रहती है, अस्थमा की तकलीफ रहती है, वो हमेशा बॉटल जो सूंघने वाला होता है जिसके हमने बात किया था पीछे, हमेशा लिए रहती हूँ। अनक्लीन इन बॉडी हैबिट्स, बॉडी जो हैबिट होती है उनकी वो सफाई वाला नहीं होता है कि मतलब वो गंदगी से रहती हूँ। तो ऐसे अगर पेशेंट आपको दिखे तो वहाँ पे एक अमोनियम कार्ब बेस्ट मेडिसिन है, और ये न्यूक्लियस ऑफ द रेमेडी है ना, मतलब ये इस रेमेडी का न्यूक्लियस, अगर ये सिम्टम्स आपको देखने को आता है तो। इंफ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स टेंडिंग टू अल्सरेशन एंड गैंग्रीनस स्टेट्स, अगर किसी पेशेंट के अंदर आपको देखने को आए कि पेशेंट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर सूजन हो और वो सूजन आगे बढ़ करके अल्सरेशन या गैंग्रीनस स्टेट में पहुंच जाए, ठीक है, अल्सर्स हो जाए वहां पे, सूजन जहां पे है वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन में, या फिर गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाए, गैंग्रीन मतलब जहां पे ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाए, तो गैंग्रीनस स्टेट अगर पहुंच जाए तो वहां पे भी अमोनियम कार्ब की आवश्यकता होती है। स्लगिश सर्कुलेशन काजिंग लिबिडिटी, वीकनेस, ड्राउजीनेस एंड लो वाइटलिटी विथ लैक ऑफ रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। स्लगिशनेस सर्कुलेशन काजिंग लिबिडिटी, जब पेशेंट का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो क्या हो जाए, स्लगिश हो जाए। स्लगिश का मतलब धीमा हो जाए, ठीक है, मतलब पेशेंट का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाए। तो क्या होगा कि जब पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन धीमा होगा तो क्या होगा, पेशेंट बहुत ज्यादा किसी काम को कर नहीं पाएगा, स्लगिश ऑटोमेटिक वो खुद हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का फ्लो, क्योंकि कहते हैं कि जब ब्लड तेज चलता है शरीर में तो शरीर भी तेजी से काम करता है, ठीक है। अब ब्लड अगर कम होगा, ब्लड अगर कहीं पे धीमा पहुंचेगा तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं सोच लीजिए, वो सब इस रेमेडी के अंदर आ सकती है। जैसे किसी पेशेंट को हम देख रहे हैं, या हम ऐसे सोचिए कि कहीं पे अगर ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, कहीं पे अगर ब्लड कम पहुंच रहा है, ठीक है, तो ब्लड कम पहुंचेगा मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ठीक है। ब्लड कम पहुंचने का मतलब ऑक्सीजन कम पहुंच रही है, ऑक्सीजन जब कम पहुंचेगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। नंबर वन, लिविडिटी हो सकती है। ऑक्सीजन लिविडिटी मतलब होता है कि वो नीलापन सा महसूस होता है पेशेंट, वहाँ की जो जगह होती है वो नीलापन दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो जहाँ पे ब्लड कम होगा, नीलापन क्यों होता है, चूंकि कैलकेरिया सॉरी नीलापन इसलिए दिखता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम होने के कारण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे कैसा फीलिंग होगा, नीलापन दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए जो वेंस होती हैं उनके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए वो नीली दिखती हैं। और जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, वो रेड दिखता है, जैसे कि आर्टरीज में। और वेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए ये नीली दिखती हैं, ठीक है। तो वो जगह कैसी दिखाई देगी, लिविड होगी, लिविड मतलब नीलापन उसके अंदर होगा। वीकनेस, सर्कुलेशन अगर वीक है, ब्लड सप्लाई अगर वीक है तो कमजोरी महसूस होगी। ड्राउजीनेस, सुस्ती महसूस होगी, क्योंकि ब्लड का फ्लो कम है, ब्लड के फ्लो कम होने के कारण क्या है, ऑक्सीजन का फ्लो भी कम होगा, तो वहां पे सुस्ती महसूस होगी। लो वाइटलिटी, जो अंदर की वाइटलिटी है वो लो होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से तो वाइटलिटी होती है। अभी आपने देखा कि कोविड के कंडीशन में जब कोविड हो रहा था तो लोगों को क्या दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन कम मिल रहा था, तो वाइटलिटी अपने आप कम हो रही थी, जो लोगों के रोग से लड़ने की क्षमता, वाइटलिटी मतलब क्या, रोग से लड़ने की क्षमता, वाइटल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, चूंकि ऑक्सीजन कम है, इसीलिए लोगों को कहा जाता था कि अपनी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाइए आप, ठीक है ना। कोविड में यही चीज़ हो रही थी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इंसान की वीकनेस होती है, अगर वाइटलिटी वीक है तो समझ लीजिए कि उसका एक्चुअल में ऑक्सीजन का लेवल कम है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम वीक न रहें अंदर से, हमारे अंदर बीमारी कोई भी है वो दूर हो जाए, तो हमको सिर्फ एक काम अगर कर पाए, हम ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में बढ़ा दें, तो आप देखेंगे कि आप किसी भी बीमारी से दूर हो सकते हैं। जब भी इंसान बीमारी में पड़ता है तो उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम जो प्राणायाम करते हैं ये बड़ा काम करता है, ये जो योगाभ्यास करते हैं बड़ा काम करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है बॉडी में, ठीक है।
तो हमेशा ध्यान ये देना है कि आप किसी बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो आप अगर किसी बीमार पर्सन को आप सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए उसको, तो उसको जरूर बताएं कि आप योगाभ्यास कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप ऑक्सीजन लेना, होल्ड करना, फिर छोड़ना, इस प्रक्रिया को करिए। तो इससे क्या होगा कि बॉडी में ऑक्सीजन रिटेंशन की पावर बढ़ेगी, ऑक्सीजन को रोकने की क्षमता बढ़ेगी। ऑक्सीजन जब ज़्यादा मात्रा में एक एक कोशिका को पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक बीमारी दूर होती चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट के लिए तो और भी ज़्यादा आवश्यक हो गया है कि जिसका सर्कुलेशन स्लगिश है, धीमा है ना। सर्कुलेशन मतलब ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई अगर धीमा है तो क्या क्या चीज हो सकती है, नीलापन आएगा उस जगह पे, वीकनेस होगी, कमजोरी महसूस करेगा पेशेंट, ड्राउजीनेस होगा, सुस्ती महसूस होगी, एंड लो वाइटलिटी। वाइटलिटी क्या होगी, लो होगी, विथ लैक ऑफ रिएक्शन। जो बॉडी का रिएक्शन होगा वो लैक होगा, मतलब सुस्त होगा पेशेंट। जैसे किसी चीज को धीमे धीमे करता है, जैसे हमने भी पीछे बात किया कि एल्यूमिना का पेशेंट होता है। एल्यूमिना का पेशेंट कैसा होता है, वो रिएक्शन बड़ा धीमे धीमे करता है। क्यों धीमे धीमे करता है, क्योंकि वहां पे कारण अलग है, यहाँ पे कारण अलग है, यही समझने की बात है। वहां पे कारण क्या है, एल्यूमिना में पेशेंट धीमा धीमा काम करता है, हर चीज को धीमे धीमे करता है। क्यों धीमे धीमे करता है, उसका कारण ये होता है कि उसका जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो वीक होती हैं। सेंसरी नर्व्स मतलब जो सेंसेशन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को लेके जाती हैं, वो वीक होती हैं, इसलिए वो धीमा धीमा काम करता है। ठीक है, हरीड होता है, जल्दीबाजी करता है, लेकिन रिएक्शन उसका जो होता है बॉडी का वो धीमा होता है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन धीमा होने का कारण क्या है, लैक ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं कर पाता है। कारण क्या है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है उस वजह से, चूंकि ब्लड की जो सप्लाई है वो धीमी है। ठीक है, तो इसमें लैक ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्शन पेशेंट कर ही नहीं पाता। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस अगर होती हैं तो ये है न्यूक्लियस ऑफ द रेमेडी। इस रेमेडी का न्यूक्लियस है ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके कंफर्मेटरी सिम्टम्स के बारे में। इस पेशेंट के कंफर्मेटरी सिम्टम्स कौन कौन से हैं, किन मेडिसिन के, किन सिम्टम्स के आधार पर हम कंफर्म करेंगे कि इस दवा की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए कंफर्मेटरी सिम्टम्स हम बात करते हैं, जैसे जो गाइडिंग सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, कीनोट सिम्टम्स होते हैं, और फिर लास्ट में आता है कंफर्मेटरी सिम्टम्स। गाइडिंग सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो कि गाइड करते हैं किसी मेडिसिन की तरफ। कीनोट सिम्टम्स वो होते हैं जो कि उस गाइडिंग सिम्टम्स में भी वो सिम्टम जो कि कीनोट होते हैं, मेन सिम्टम होते हैं। और कंफर्मेटरी सिम्टम वो होते हैं जो कि बिल्कुल कंफर्म कर देते हैं कि अगर वो इसमें से कोई सिम्टम मिल रहा है तो समझ लीजिए कि यही मेडिसिन देनी है। ठीक है, अब वो कौन कौन से सिम्टम है इसको ध्यान रखिए, और इसको हमेशा याद रखना है आपको, स्पेशली कंफर्मेटरी सिम्टम को। बाकी सबको याद रखना है, इसको तो विशेष तौर से। स्टाउट, पेशेंट मोटा हो, पेशेंट हेल्दी हो, जैसे कलकेरिया कार्प की तरह। नर्वस हो, ठीक है, अंदर से बातचीत करेंगे आप उससे तो बड़ा नर्वस फील करेगा, है ना, किसी भी चीज को लेकर बड़ा नर्वस है, अपनी लाइफ को लेकर बड़ा नर्वस है, मतलब हर चीज से नर्वसनेस पेशेंट के अंदर में है। फ्लैसी है, मांसल है, मांस उसको दिखेगा, शरीर में आपको मांसल दिखेगा। फ्लैसी वुमन, लीडिंग अ सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ का मतलब होता है कि जो कि आराम तलब वाली जीवन जीने वाली जो महिलाएं होती हैं, मोटी हैं, नर्वस हैं, फ्लैसी हैं, थुलथुल हैं, जस्ट लाइक कैलकेरिया कार्प की तरह। ठीक है, देखिए उसमें कुछ और चीजें होती है, इसमें कुछ और चीजें होती है। ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि ये कंफर्मेटरी सिम्टम है अमोनियम कार्ब के लिए। नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस, पेशेंट अगर मुंह धुले और नाक से ब्लड आने लगे तो ये कंफर्मेटरी सिम्टम होता है अमोनियम कार्ब का। स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स। ठीक है, स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, पेशेंट को अगर आप बातचीत करेंगे तो पेशेंट अगर ये बताए कि डॉक्टर साहब मेरी रात में नाक बंद हो जाती है, मुझे मुंह से सांस लेना पड़ता है, अगर ये पेशेंट बताता है और सिम्टम आपको इसके मिलते हैं, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे अमोनियम कार्ब की आवश्यकता है। ठीक है, नाक से बंद हो और मुंह से सांस लेने लें, तो ये कंडीशन ज़्यादातर कंडीशन होती है नेजल पॉलिप की कंडीशन में। जब नाक में पॉलिप हो जाता है, ठीक है, मांस बढ़ जाता है, तो वहाँ पे ये कंडीशन होती है। इसको हम, और भी ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर में पाया जाता है, जैसे नक्सोमिका के अंदर पाया जाता है, आप काली कार्ब के अंदर पाया जाता है, काली बाइक्रोम है, और भी कई सारी मेडिसिन है जिसके अंदर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रोमिनेंटली पाया जाता है अमोनियम कार्ब के अंदर में। स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स, जब माँ बताए कि डॉक्टर साहब मेरा जो बच्चा है, जब ये रात में नाक इसकी बंद जाती है, मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है, तो वहां पे अमोनियम कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, कफ वर्स 3 to 4 AM, खांसी अगर 3 से 4 बजे के बीच में बढ़े मॉर्निंग टाइम में,
तो ये कन्फर्मेटरी सिम्टम है अमोनियम कार्ब का। अमोनियम कार्ब देंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा किसी भी बीमारी में हो। कॉलरा लाइक सिम्टम्स एट कमेंसमेंट ऑफ मेंसेस। मेंसेस आने के पहले अगर कॉलरा लाइक सिम्टम्स आने लगे, डायरिया हो जाए, लूज मोशन जबरदस्त हो जाए, ठीक है, कॉलरा लाइक सिम्टम्स, उल्टी दस्त दोनों हो जाए। कॉलरा में क्या होता है, उल्टी भी होती है, दस्त भी होता है। तो ये जो सिम्टम्स अगर मेंसेस आने के पहले अगर पेशेंट बताए तो ये कंफर्म मानिए कि कंफर्मेटरी सिम्टम है ये, कि अमोनियम कार्ब देने से पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स के बारे में। क्लिनिकली कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं पेशेंट के अंदर में। ठीक है, क्लिनिकली पेशेंट के अंदर में जैसे एलर्जी। अब जो नाक के सिम्टम कब आते हैं, इसको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस बोल सकते हैं, अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ कि एलर्जी के साथ साथ में एक कंडीशन होती है नेजल पॉलिप की, एलर्जिक राइनाइटिस के साथ में ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, जब ब्रोंकस जो होता है, ब्रोंकस में जब सूजन हो जाए, ब्रोंकस क्या होता है बेसिकली, जो हमारी, जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो शुरुआत होती है हमारी मुंह से शुरू होती है और अंदर जाती है। तो जब हम फेरिंग्स के बाद नीचे लैरिंग्स तक जाते हैं, जहाँ से लैरिंग्स से हमारी आवाज़ आती है, वहाँ से फिर जब नीचे जाते हैं ट्रैकिया होता है, और ट्रैकिया जो बाइफरगेट कर जाता है, तो यहाँ से जो ये पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर होता है आपका थायराइड। ठीक है, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट थायराइड होता है, और उसका बीच वाला पोर्शन होता है उससे वो लगा रहता है। ट्रैकिया जब थोड़ा नीचे जाता है और वहाँ से, तो ये इसको ट्रैकिया बोलते हैं, इस नली को, इसको विंड पाइप बोलते हैं। और यहाँ से जब दोनों तरफ जो नली आती है, तो जो नली है इसको बोलते हैं ब्रोंकस। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो गया ट्रैकिया, और ट्रैकिया दो साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकस जो राइट वाला होता है वो थोड़ा सा क्या होता है कि मोटा ज़्यादा होता है, मतलब वो चौड़ा ज़्यादा होता है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला थोड़ा पतला होता है, राइट वाला थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है, और जो ये होता है ब्रोंकस, तब जब इसके अंदर सूजन आ जाए अगर, और ब्रोंकस आगे जाकर ब्रोंकियोल्स में विभक्त हो जाता है, आगे जाकर के और कई सारी उससे पतली पतली नलियां निकल जाती हैं, जिसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। आगे एल्वियोलाई वगैरह हो जाता है, फिर आगे वो और ज़्यादा पतली पतली निकलनी होती है, उसको एल्वियोलाई बोलते हैं, फिर एल्वियोलस होता है वो। ठीक है, तो आगे भी विभक्त हो जाता है वो, फिर वो अलग अलग पार्ट होता है। ठीक है, दाएं साइड में जो फेफड़े का पार्ट होता है वो 3 भाग होता है, बाएं साइड में 2 भाग होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ब्रोंकाइटिस से, ब्रोंकस में जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। जब कार्डियक फेलियर इस वजह से हो जाए कि कंजेस्टिव हो जाए, कंजेस्टिव मतलब क्या होता है, कंजेशन। कंजेशन को बोलते हैं कि जहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है, ब्लड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उसको बोलते हैं कंजेशन। किसी चीज का एक जगह इकट्ठा हो जाना उसको बोलते हैं कंजेशन। ठीक है, तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, जब ब्लड इकट्ठा होने के कारण अगर कार्डियक फेलियर हो जाए, अब ये किस कंडीशन में होती है इसको समझ लीजिए। आपने देखा होगा कि जब भी कार्डियक का, हार्ट का, तो आपको फिगर याद है ना आप लोगों को। कार्डियक की बात करें तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, अपर एंड लोअर। ठीक है, जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं और आरिकल बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल। तो उसके बीच में क्या होती है कि वाल्व होती है। ठीक है, तो जब किसी कारणवश जब वाल्व के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, और स्पेशली कौन से वाल्व के अंदर, जो लेफ्ट साइड का है, तो लेफ्ट साइड का जो वाल्व होता है उसके अंदर अगर कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड का होता है वो होता है रीगर्गिटेशन होता है, और ब्लड लेफ्ट चैम्बर में जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये किस कंडीशन में होती है, लेफ्ट में जब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो चूंकि वाल्व खराब होने के कारण में वो ब्लड वहां से रिसता रहता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का, लेफ्ट ऑरिकल का काम क्या होता है, नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल ना, ऑरिकल ऊपर होता है, वेंट्रिकल नीचे होता है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का उसका काम क्या होता है कि जो ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी में। ठीक है, तो
जब वो पंप करने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि चूंकि उसके अंदर में और ज़्यादा, जैसे वही वाली कंडीशन हो गई कि अगर कहीं पे पानी लीक कर रहा है और उसी से पंप ज़्यादा करना है तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ पानी बचा रह जाएगा, है ना। तो वैसे ब्लड के माध्यम से होता है कि ब्लड चूंकि उसके अंदर ज़्यादा बचा रह जाता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे करके वो ज़्यादा हो जाता है ब्लड, तो उसकी जो उसका जो साइज होता है धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी कभी फील होने लगती हैं और यहाँ पे कंजेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पे ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और इसी कारण से अगर हार्ट फेलियर हो जाए, हार्ट फेलियर की कंडीशंस डेवलप हो जाए, उसके सिम्टम आने लगे, तो वहाँ पे जरूरत पड़ती है अमोनियम कार्ब की। बात समझ में आ रही है मेरी? सांस लेना दूभर हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो पंप करने के कारण वो पंप उतना अच्छे से नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि कार्डियक वाल्व जो उसका गड़बड़ हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर कंजेशन हो उसकी वजह से कार्डियक फेलियर हो, वहां पे भी इसकी आवश्यकता पड़ती है अमोनियम कार्ब, कुछ हमेशा याद रखिएगा। इपिस्टैक्सिस, नाक से ब्लड आने लगे तो वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। हेमोरॉइड्स, ठीक है, हेमोरॉइड्स की कंडीशन है, पाइल्स में भी काम करती है दवा, पाइल्स की कंडीशन में दवा अच्छे से काम आती है। फेरिंजाइटिस, फेरिंग्स हमने बात किया था, लैरिंग्स और फेरिंग्स, ऊपर फेरिंग्स होता है नीचे लैरिंग्स होता है, तो जो फेरिंग्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो, सूजन आ जाए, तो वहां पे इसकी आवश्यकता होती है पल्मोनरी इडिमा, ठीक है। अगर पल्मोनरी इडिमा की कंडीशन हो, पल्मोनरी इडिमा मतलब पल्मोनरी बोलते हैं बेसिकली फेफड़े को, तो फेफड़े में इडिमा हो किसी भी कारणवश, चाहे ब्लड कंजेशन के कारण हो या किसी और कारण हो, तो वहां पे जो सांस लेने की दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, वहां पे भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। उसका कारण क्या होता है कि जो सीरस फ्लूइड होता है अंदर का वो बाहर आ जाता है कोशिकाओं से, तो वहां पे एडिमा डेवलप हो जाता है। तो अगर ये कंडीशन डेवलप कब हो जाए, अगर फेफड़े के अंदर में, ठीक है, तो वहां पे इसकी आवश्यकता होती है। राइनाइटिस हो जाए, ठीक है, राइनाइटिस का मतलब वही है जो नेजल पॉलिप में बोलता हूँ, ठीक है ना। साइनोसाइटिस हो जाए, जो साइनस हमारे हैं मैक्सिलरी साइनस, और जो ऊपर जो फ्रंटल साइनस होते हैं मैक्सिलरी, जिसको फ्रंटल साइनस और यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस होता है, तो इसके अंदर अगर सूजन आ जाए वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। थायराइडाइटिस, थायराइड में सूजन आ जाए, कभी कभी जो मोटापा होता है किस वजह से आता है, थायराइड के कारण होता है ना, तो हाइपोथायराइडिज्म के कारण, तो वहाँ पे भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला जो क्लिनिकल इसका सिम्टम होता है, कफ फॉलोइंग इन्फ्लुएंजा व्हेन ब्रायनिया डज नॉट वर्क गिव्स अमोनियम कार्ब। डॉक्टर टाइलर कहते हैं कि कफ फॉलोइंग इन्फ्लुएंजा, अगर इन्फ्लुएंजा के बाद कफ आने लगे, कफ फॉलो करता है इन्फ्लुएंजा को, सर्दी जुकाम बुखार, उसके बाद अगर कफ आने लगे व्हेन ब्रायनिया डज नॉट वर्क, और वैसी कंडीशन में अगर ब्रायनिया काम न कर पाए, ब्रायनिया से पेशेंट ठीक ना हो, गिव अमोनियम कार्ब, आप अमोनियम कार्ब दीजिए, बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। डॉक्टर टेलर का कहना है, ठीक है। ये सारी बात क्या हो गई क्लिनिकल के बारे में। अब हम बात करते हैं रेमेडी के रिलेशनशिप के बारे में। रेमेडी का रिलेशनशिप क्या है? रेमेडी रिलेशनशिप की बात करें तो फॉलोज वेल, किसको फॉलो करती है ये दवा? आर्सेनिक, बेलाडोना, ब्रायनिया, कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस, हिपर, कालीकार, लाइको, मर्कसॉल, नक्स भूमिका, फास्फोरस, पल्साटिला, रक्सटॉस, सीपिया, सैलिसिया, सल्फर, इन दवाओं के बाद अमोनियम कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। इनिमिकल है, नहीं लेना चाहिए, लेकेसिस के पहले ना लेकेसिस के बाद अमोनियम कार्ब नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इनिमिकल दवा है, विरोधी दवा है, इसको कंपेयर कर सकते हैं इन सारी दवाओं के साथ में, है ना। अमोनियम ब्रोम, अमोनियम म्यूर, ये सारी दवाएं हैं। एंटीडोटेड बाई, इस दवा को एंटीडोट कौन कौन सी दवा करती हैं? आर्निका, कैम्फर, हिपर, रस्टॉक्स, यानी कि ये दवाएं अमोनियम कार्ब के बाद नहीं देनी चाहिए, ठीक है। कौन सी दवा? आर्निका, कैम्फर, हिपर और रस्टॉक्स, ठीक है, अमोनियम कार्ब के बाद नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसको एंटीडोट कर देती हैं, ठीक है। और ये किसको एंटीडोट करती है? ब्रोमियम, सेंच, ठीक है, एक रेयर मेडिसिन है, पाइलोग और रस्टॉक्स, इन दवाओं को ये एंटीडोट करती है। मतलब इन दवाओं के बाद अगर इसको दे दिया जाए तो इसको एंटीडोट करती है, रस्टॉक्स के बाद अगर दे दिया जाए तो इसको एंटीडोट कर देगी, ठीक है। ये सब चीजें हैं। देखिए अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, वो मिसिंग है कौन सा? गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में अलग अलग से बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं
एलन की नोट से। ठीक है, इस चीज़ को फिर से एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। अच्छा, गाइडिंग सिम्टम की आवश्यकता कैसे है, क्यों है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। गाइडिंग सिम्टम की आवश्यकता इसलिए होती है कि ऐसे बहुत से सिम्टम होते हैं, चूंकि देखिए कोई भी मेडिसिन जब प्रूफ की जाती है तो प्रूविंग के दौरान हजारों की संख्या में सिम्टम्स आते हैं, लेकिन सारे के सारे सिम्टम्स हमको याद रखना मुश्किल होता है। तो उसमें से हम कन्फर्मेटरी तो मेन चीज़ है, लेकिन उसके पहले कीनोट सिम्टम्स और उसके भी पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स जिसको हम बोलते हैं गाइडिंग सिम्टम्स, उसकी आवश्यकता होती है। कंफर्म करने के लिए हमको कंफर्मेटरी सिम्टम में जाना, तो गाइडिंग सिम्टम्स इसलिए आवश्यक होता है, इसलिए उसको भी एक बार देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं एलन की नोट से कि एलन की नोट्स में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलन की नोट्स के बारे में। तो एलन की नोट्स में दिया हुआ है हेमरेजिक डायथेसिस। इस मेडिसिन की खास बात क्या है कि इसकी डायथेसिस होती है हेमरेजिक, मतलब ब्लीडिंग आपको इस मेडिसिन के अंदर में मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादातर मिलता है, ज्यादातर केसेस में आपको मिलता है। फ्लूइड ब्लड एंड डिजनरेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेस। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज को समझना। फ्लूइड ब्लड, जब भी कोई पेशेंट अगर ये बताए कि डॉक्टर साहब जो मेरा ब्लड जाता है उसमें क्या होता है कि वो ब्लड तो होता है लेकिन साथ में फ्लूइड मिक्स होता है। ठीक है, फ्लूइड मिक्स मतलब क्या होता है कि जो ब्लड जाएगा या जो ब्लड निकलेगा उसमें ब्लड के जो पार्टिकल्स आपको अलग अलग दिखेंगे, साथ में फ्लूइड भी दिखेगा। ठीक है, फ्लूइड मतलब जो बोल सकते हैं ना कि वाटरी या जेली लाइक, जैसे आप कभी कभी ब्लड देखेंगे, कुछ ब्लड होता है जिसमें फ्रेश ब्लड होता है जिसमें पूरा ब्लड मिक्स होता है, कुछ ब्लड आप ऐसे देखेंगे जिसमें ब्लड तो होता है लेकिन ब्लड लगता है कि उस फ्लूइड से थोड़ा अलग हो गया है और साथ में फ्लूइड भी दिख रहा है। तो ये इसलिए होता है कि डीजनरेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसीज डीजनरेट कर जाती हैं, वैसी कंडीशंस में ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब अगर इसको हम दूसरे वे में बात करें तो आप जब भी किसी पेशेंट को आप देखें कि अब ये कैसे दिखेगा, अगर हम बात करें तो इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, आपको मैं कुछ चीज़ों पे लेके जाता हूँ। जैसे एमसीएच की कभी अगर हम चेक कराते हैं, एमसीएच आप लोग कराते होंगे, जब हम ब्लड का होल ब्लड का कराते हैं, या उसको कह सकते हैं कि कंप्लीट ब्लड पिक्चर कराते हैं आरबीसीज का। ठीक है, या ब्लड का जिसमें हम हीमोग्लोबिन और सारी चीज़ें आरबीसी वगैरह के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है, तो उसमें एक एमसीएच करके एक आता है पैथोलॉजिकल टेस्ट। तो एमसीएच में आप देखेंगे कि एमसीएच बढ़ा हुआ होता है। तो जब भी ऐसी कंडीशंस आपको दिखे कि एमसीएच बढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे अमोनियम कार्ब की आवश्यकता हो सकती है, या और भी मेडिसिन है, ऐसा नहीं सिर्फ यही है, क्योंकि वहाँ पे वो एमसीएच इसलिए बड़ा होता है जो डीजनरेशन ऑफ आरबीसी होती है। आरबीसी क्या होती है, डीजनरेट कर जाती है। ठीक है, या आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है, कई सारी कंडीशंस होती है वहाँ पे। तो वो कंडीशन के कारण ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये चीज समझ में आ गई होगी, अल्सरेशन टेंड्स टू गैंग्रीन, ये बात हमने पहले पढ़ी है कि जब भी पेशेंट के अंदर में ऐसी कंडीशंस डेवलप हो हेमरेजिक कंडीशंस के बाद में कि अल्सर्स गैंग्रीन में कन्वर्ट होने लगे। ठीक है, कहीं पे घाव हुआ और वो गैंग्रीन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो गई, रुक गई, तो वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, स्टाउट, पेशेंट मोटा हो। अच्छा, अल्सरेशन टेंड्स टू गैंग्रीन, इस चीज को थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले की बात, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें दिया हुआ था कि एक लड़की की ऐसी कंडीशन हो गई जिसमें कि उसका एक हाथ काटना पड़ा। ठीक है, काटना क्यों पड़ा, उसको बेसिकली प्रॉब्लम थी कुछ चीज़ों की, किसी और चीज़ की प्रॉब्लम के लिए वो दवा कराने गई थी, जो कि बड़ी नॉर्मल सी चीज़ थी, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था। लेकिन एक नर्स ने गलती से जो इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन उसके वेंस में न लग करके आर्टरी में लग गया। ठीक है, अब समझिए इस चीज़ को। वेन कहाँ पे होती हैं, बॉडी के बाहरी पार्ट में होती हैं, जो कि आसानी से दिख जाती हैं। आर्टरी कहाँ होती है, अंदर होती हैं, जल्दी दिखती नहीं। ठीक है, अब उसने क्या किया कि लग गया, उसका जो इंजेक्शन था वो लग गया आर्टरी में। कैसे लग सकता है, कंडीशन ये हुई होगी
कि कहीं न कहीं पे वो गलत या ज़्यादा चुभौती होगी, या जो डायरेक्शन होता है, क्योंकि जब भी हम इंजेक्शन लगाते हैं किसी को तो हमेशा 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद तब लगाते हैं, या ऐसे करते हैं सुपरफिशियली ताकि जाए, ठीक है, या और कम का डिग्री का कोण बनाते हैं ताकि वो बाहर रहे, अंदर न जाए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो वो इंजेक्शन लगा देते हैं और सीधे अंदर नीचे के साइड में, और वो जा करके या तो नर्व पे या फिर आर्टरी को अफेक्ट कर जाती है और कोई दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। तो उस जो नर्स थी उसने यही किया था कि गलत तरीके से लगा दिया था और जा करके आर्टरी में वो इंजेक्शन चला गया था, और कंडीशन ये हो गई थी कि कुछ ही समय के बाद में उसके अंदर इम्बोलस बनना शुरू हो गया था। मतलब कि जो ब्लड की सप्लाई थी उस हाथ में धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। कंडीशन और क्या बिगड़ी कि जब ब्लड की सप्लाई कम हो गई तो कहीं पे अगर ब्लड कम होगा मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई बंद होती है तो आप जानते हैं कि वहां पे डीजनरेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। जो गैंग्रीन बनता है इसलिए बनता है वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। अल्सर्स तक तो ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई रहती है, इन्फ्लेमेशन है, सब कुछ है, लेकिन गैंग्रीन बनता ही तब है जब वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है। तो मैं इसीलिए समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ को कि ये कंडीशन जब ऐसे डेवलप हो जाए तो वहाँ पे अमोनियम कार्ब अच्छा काम करती है। यही कंडीशन यहाँ पे हुई। अब चूंकि वो हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे अमोनियम कार्ब ऐसी दवाएं उपलब्ध नहीं थी, और भी दवाएं हैं। तो क्या हुआ धीरे धीरे कि कुछ घंटे के अंदर में उसको बाहर से ब्लड सप्लाई उस पार्ट को नहीं मिल पाई। अगर पार्ट न मिल पाने के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे वो डिजनरेट कर गया, सड़ गया, उसको काटना पड़ा फाइनली। और ये एक दिन के अंदर में हो गया, कुछ घंटों के अंदर में हो गया कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर अमोनियम कार्ब आप देते हैं तो इस कंडीशन से रोका जा सकता है, ठीक है, समझ गए बात को। तो ऐसी कंडीशन में ये दवा काम आती है। अगर उस कंडीशन में ये दवा दी जाती तो काफ़ी कुछ चीज़ें सही हो सकती थी, हाथ न काटना पड़ता, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेशेंट के बारे में। पेशेंट होता कैसा है, स्टाउट होता है, मोटा होता है, फ्लैसी वुमन, ठीक है, मोटा थुलथुल फ्लैसी होता है पेशेंट, खासतौर से लेडीज की बात करें, विथ वेरियस ट्रबल्स इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफ, विथ वेरियस ट्रबल्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लीडिंग सेडेंटरी लाइफ, लीडिंग करने के बाद कारण मतलब आराम तलब जीवन जीने के कारण उसके लाइफ में जो उसके जो इफेक्ट्स आए हैं लाइफ में, वेरियस ट्रबल्स, तमाम तरह की परेशानियां उसके साथ में, ये पेशेंट मोटा हो गया, सांस की तकलीफें आ गई, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, उन सारी कंडीशंस को आप देख सकते हैं इस पेशेंट के अंदर में। और साथ में पेशेंट कैसी होती है, डेलिकेट होती है वुमेन। डेलिकेट मतलब बहुत ही कोमल होती है। हु मस्ट हैव दिस स्मेलिंग बॉटल कंटिन्यूली एट हैंड, हमेशा अपने हाथ में स्मेलिंग वाली बॉटल लिए रहती है ताकि वो सांस की तकलीफ होती है, सांस न, अगर बॉटल न सूंघे तो वो सांस ही न ले पाए। तो जब भी कोई पेशेंट ऐसी आपके पास में आए जो कि बताए कि डॉक्टर साहब हमेशा बॉटल लिए रहती हूँ, अगर ना लिए रहे तो मैं सांस ही नहीं ले पाऊंगा, एस्थमा की कंडीशन हो, बहुत अच्छा वर्क करती है अमोनियम कार्ब। रेडिली कैच कोल्ड इन वाटर, बहुत ही इजीली, आसानी से ठंडे पानी से पेशेंट को ठंड लग जाती है, ठीक है। चिल्ड्रेन डिसलाइक वॉशिंग, देखिए और एक मेडिसिन आ गई है, एंटी क्रूड भी आ गई, यही फायदा है एलए की नोट्स पढ़ने से, और मेडिसिन यहाँ पे कंपैरिजन में आ जाती हैं। चिल्ड्रेन डिसलाइक वॉशिंग, अगर पेशेंट बताया कि डॉक्टर साहब बच्चा मेरा नहाना पसंद नहीं करता है, नहाने से बड़ी उसको एलर्जी होती है, नहाने से उसको तकलीफ होती है, ठंडा पानी में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुरंत कैच कर लेता है ठंडा पानी को, तो वहां पे एंटी क्रूड और सल्फर से इसको कंपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। लूजेस ब्रीथ व्हेन फॉलिंग asleep, मस्ट अवेकन टू गेट ब्रीथ, बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये। अक्सर पेशेंट बताते हैं लूजेस ब्रीथ व्हेन फॉलिंग asleep, सोने के लिए जैसे पेशेंट लेटता है, अगर पेशेंट ये बताए कि डॉक्टर साहब जैसे ही मैं बिस्तर पे लेटता हूं, मस्ट अवेकन टू गेट ब्रीथ, ठीक है, उसकी सांस आनी बंद हो जाती है। तो जब भी पेशेंट ये बताए कि डॉक्टर साहब जैसे मैं सोता हूं, बिस्तर पे लेटता हूं मैं सोने के लिए, सांस आनी बंद हो जाती है, मुझे उठ के बैठ जाना पड़ता है, ठीक है, तो वहां पे अमोनियम कार्ब बेस्ट मेडिसिन है। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ग्राइंडिलिया और लेकेसिस के साथ में, ठीक है। मस्ट अवेकन, ठीक है, उठ जाना पड़ता है, टू गेट ब्रीथ, सांस लेने के लिए उठ जाना पड़ता है पेशेंट को।
ठीक है। अगला सिम्टम है इल ह्यूमर, बहुत बदतमीज होता है पेशेंट। ड्यूरिंग कब, जब कोई पेशेंट ये बात बताए कि डॉक्टर साहब जब वेट वेदर होता है, स्टॉर्मी वेदर होता है, मतलब वेट मतलब गीला नमी वाला जो मौसम होता है, बारिश का मौसम होता है, स्टॉर्मी है, तूफानी मौसम, तूफान है, बारिश का मौसम है, और ऐसे पेशेंट में अगर इल ह्यूमर हो जाए, मतलब बदतमीजी करना लगे, उसका नेचर थोड़ा सा आपको चेंज महसूस हो कि डॉक्टर साहब, अगर घर वाले बताएं कि डॉक्टर साहब जब ये मौसम चेंज होता है ना, बारिश का मौसम होता है, नम मौसम होता है और तूफानी कंडीशन होती है, बिजली कड़क रही होती है या तूफान वाला कंडीशन होता है, वैसी कंडीशन में इसका जो बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वहां पे इस दवा की आवश्यकता है। हेडेक, सिर का दर्द कैसा होता है? सेंसेशन ऑफ फुलनेस, एज इफ, ये एज इफ वाला सिम्टम तो बहुत ही बढ़िया होता है, इसको हमेशा याद रखा करिए आप। एज इफ फोरहेड वुड बर्स्ट, पेशेंट अगर बताया कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि मेरा सिर फट जाएगा, 2 दवाएं और इसके साथ में बेलाडोना और ग्लोनाइन, समझ लीजिए कि इस दवा की आवश्यकता है। पेशेंट मोटा हो, हेल्दी हो, थुलथुल हो और बताए कि पेशेंट डॉक्टर साहब ऐसा कि माथा इतना दर्द होता है कि जैसे लगता है कि फट जाएगा, तो वहाँ पे बेलाडोना, ये वर्ड सुनने के बाद आपको बेलाडोना, ग्लोनाइन और अमोनियम कार्ब याद आना चाहिए, इतनी अच्छी दवा है ये इस चीज़ की। ठीक है। अगला सिम्टम है नोज क्या ब्लीड। बोले पर जैसे लगता है कि सर फट जाए। हाँ, जब पेशेंट ये बताया कि डॉक्टर साहब मेरा सिर फट जाएगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे बेलाडोना, ग्लोनाइन और अमोनियम कार्ब, ये तीनों दवाएं, और भी मेडिसिन हैं, ये तीनों दवाएं बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। ठीक है। अगले सिम्टम पे आते हैं, नोज ब्लीड, नाक से ब्लीडिंग होने लगे व्हेन वॉशिंग द फेस, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन में 2 मेडिसिन और आ गई, आर्निका और मैक कार्ब। ठीक है। मुंह धुलते समय अगर ब्लड आने लगे तो आर्निका और मैक कार्ब भी है यहाँ पे, और साथ में अमोनियम कार्ब भी है। एंड हैंड्स इन द मॉर्निंग। ठीक है। अब यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में, कैसे अलग करेंगे? केवल मुंह धुलते समय अगर हो तो वहां पे आर्निका, मैक और अमोनियम कार्ब तीनों हैं। ठीक है। केवल अगर चेहरा धुले तो और ब्लड आने लगे, लेकिन चेहरा धुले और साथ में हाथ भी धुले सुबह में, तब अगर आए तो वहां पे आर्निका और मैक कार्ब नहीं है, तब वहां पे अमोनियम कार्ब है। ये अंतर है, केवल चेहरे पे है तो आर्निका और मैक कार्ब है, चेहरा और हाथ दोनों धुलने पे अगर है तो अमोनियम कार्ब है। समझ में आ गई बात? केवल चेहरा अगर पेशेंट से धुले, अगर पेशेंट बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मैं चेहरा धुलता हूँ या धुलती हूँ तो मेरे नाक से ब्लड आने लगता है, तो वहाँ पे क्या देंगे? तब वहाँ पे ये नहीं देंगे, वहाँ पे आर्निका और मैक कार्ब के बारे में सोचेंगे। लेकिन पेशेंट ये बताए कि डॉक्टर साहब मैं चेहरा धुलती हूँ और हाथ धुलती हूँ, तो वो भी स्पेशली सुबह के समय, तो ब्लड आने लगता है, और फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल, स्पेशली बाईं अगर से हो रहा है, तब तो पक्का है कि अमोनियम कार्ब ही देना है। ठीक है। ब्लड आने लगे, नाक से ब्लड आने लगे, कब? खाना खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग, तो अमोनियम कार्ब है। ओजिना, ब्लोइंग ब्लडी म्यूकस फ्रॉम द नोज फ्रिक्वेंटली। अब देखिए ओजिना के कई सारे मतलब होते हैं, ठीक है, उसको क्रश तो बोलते ही हैं। ओजिना का एक मतलब ये भी होता है, क्रॉनिक डिजीज ऑफ नोज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फाउल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज एंड एट्रोफी ऑफ नेजल स्ट्रक्चर। ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि ओजिना एक ऐसी कंडीशंस भी होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नाक से फाउल स्मेलिंग, मतलब बेकार सी बदबू जैसा नाक से स्मेल आए, और एट्रोफी ऑफ नेजल स्ट्रक्चर, जो नाक के अंदर स्ट्रक्चर है वो एट्रोफी हो जाए, मतलब सिकुड़ जाए, तो उस कंडीशन को भी ओजिना बोलते हैं। ठीक। ब्लोइंग ब्लडी म्यूकस, नाक से म्यूकस जो आता है ब्लड के साथ मिक्स होता है और बार बार आता है। ब्लड रसेस टू टिप जी ऑफ सर। नोज, ब्लड नाक के टिप पे आ जाता है। मैं स्टूपिंग, जब पेशेंट झुके, अगर ये सिम्टम कोई बताता है पेशेंट, डॉक्टर साहब मैं जब झुकती हूँ या झुकता हूँ तो नाक के टिप पे ब्लड आ जाता है, नाक से ब्लड चूने लगता है, तो वैसी कंडीशन में दवा है अमोनियम कार्ब।
स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, वही वाली बात है, रात में नाक बंद हो जाती है। मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, मुंह से सांस लेना पड़ता है। और कीनोट इवन इन डिप्थीरिया, एक कीनोट सिम्टम है ये, इवन इन डिप्थीरिया की कंडीशन में भी अगर ये कंडीशन डेवलप होती है तब भी ये दवा काम आती है। देखिए डिप्थीरिया की भी एक दवा अच्छी है ये, जब मुंह से सांस लेना पड़े, नाक बंद हो जाए तो, क्योंकि डिप्थीरिया में आपको पता ही क्या कंडीशन होती है। लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा, कोराइजा अगर लंबे समय तक बना रहे तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स, बच्चों में, छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर अगर रात में नाक बंद हो जाए तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए और भी दवाएं आ गई, हिपरसल्फ, नक्सोमिका, सेम्बुकस, स्टिक्टा, ये दवाएं भी हैं बच्चों में। अगर बच्चों के अंदर में नाक बंद हो जाती है रात में, माँ बताए कि बच्चा नाक से मुंह से सांस लेता है, तो वहाँ पे अमोनियम कार्ब के साथ में हिपर, नक्सोमिका, सेम्बुकस और स्टिक्टा पी, इन दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसको कंपेयर कर सकते हैं। प्यूट्रिड सोर थ्रोट, सोर थ्रोट क्या होता है? प्यूट्रिड होता है, ठीक है, बदबूदार होता है, बदबू के साथ होता है, गले में खराश होती है। अगला सिम्टम है टेंडेंसी टू गैंग्रीनस अल्सरेशन ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स में अगर गैंग्रीनस अल्सरेशन हो जाए, ठीक है, टॉन्सिल्स में आप देखेंगे ये टॉन्सिल्स के अंदर में गैंग्रीन बनने लगे तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता हो जाए, अल्सर बन जाए, गैंग्रीन। पहले क्या होता है, अल्सर होता है टॉन्सिल में, सफ़ेद सफ़ेद होता है ना अल्सर, वो जब और ज़्यादा उसकी कंडीशन विकट हो जाए और वो गैंग्रीन बनने की तरफ हो जाए तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। ग्लैंड्स इंगॉज्ड, जो ग्लैंड्स हैं वो इंगॉर्ज हो जाए, मतलब लटका हुआ, मतलब जो ग्लैंड्स हैं, है, वो क्या हो जाए, लटकी हुई हो। फुलनेस एज ए फोरहेड बस्ट, ये हो गया। अच्छा कहाँ गए हम, हाँ, ग्लैंड्स इंगॉज्ड, जो ग्रंथियां हैं वो लटक जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। इन डिप्थीरिया और स्कारलेटिना व्हेन द नोज इज स्टॉप्ड, स्कारलेटिना या डिप्थीरिया के केस में अगर नाक बंद हो तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। चाइल्ड कैन नॉट स्लीप बिकॉज इट कैन नॉट गेट इट्स ब्रीथ, पेशेंट सो नहीं सकता है। आपने कई ऐसे पेशेंट के बारे में सुना होगा कि जो बैठ करके बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं लेट करके सांस ही नहीं ले सकता हूँ, बैठता हूँ तब मुझे सांस आती है, रात भर बैठा रहता हूँ। तो वहाँ पे ये दवा अच्छा काम करती है। अभी हमने बात किया था इसके बारे में, लैकेसिस के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। और कौन सी दवा थी एक और, ठीक है, तो इन दवाओं से सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है। अगला सिम्टम है कॉलरा लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देखिए यहाँ पे दो और मेडिसिन आ गई, यही फायदा है एलन की नोट्स का। कॉलरा लाइक सिम्टम्स एट कमेंसमेंट ऑफ मेंसेस, शुरू होने से पहले अगर उल्टी दस्त होने लगे तो यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बोस्टा और वेरेट्रम एल्बम, ये दोनों दवाएं भी इसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और मेंसेस में क्या सिम्टम मिलते हैं, टू अर्ली, मेंसेस कैसे इसका होता है, जल्दी होता है, प्रोफ्यूज ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रीसीडेड बाय ग्रिपिंग कॉलिक, मरोड़ जैसे में निचोड़ दिया गया हो, ग्रिप कर दिया हो, ऐसे जैसे निचोड़ दिया गया हो पेट को, ऐसा दर्द के साथ में अगर मेंसेस हो, जल्दी हो, ज़्यादा मात्रा में हो, और जब हो तो इतना दर्द हो, ग्रिपिंग पेन हो, तो वैसी कंडीशन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। और क्या हो, मेंसेस एक्रिड हो, लगने वाला हो, जहाँ लगे वहाँ पे छिलन हो, वहाँ पे जलन हो, खुजली महसूस हो। मेक्स द टाइट थाइज सोर, जो थाई है, जांग है, वहाँ पे सोरनेस हो जाए, खुजली हो, दर्द हो वहाँ पे, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे आवश्यकता है, मेंसेस की ये बात हो रही है इसकी, अमोनियम कार्ब की। मेंसेस कोपियस एट नाइट, ज़्यादा मात्रा में रात में निकले, एंड व्हेन सिटिंग, और जब पेशेंट बैठे तब ज़्यादा हो,
कब ज़्यादा हो? रात में, और जब पेशेंट बैठे तब उसको मेंसेस हो, तो वहाँ पे आवश्यकता है इसकी। इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जिंकम के साथ में, जिंकमेट के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग सिम्टम को मैंने बताया था आपको पहले ही, जो इन्वर्टेड कामा होते हैं वहाँ से एक अलग सिम्टम बन जाता है, ठीक है। पिछले सिम्टम से उसका मतलब नहीं होता है, और मेन सिम्टम से इसको हम हमेशा पढ़ते हैं। जैसे मेंसेस के बाद हमने क्या पढ़ा, अब जैसे यहाँ पे मेंसेस के साथ में 2 डॉट है, इसके बाद में ये सिम्टम है, तो यहाँ तक तो ये सिम्टम चलेगा कोलिक तक। फिर मेंसेस के बाद में एक्रिट यहाँ तक चलेगा सोरनेस, सोर के साथ में। फिर मेंसेस के साथ में कोपियस एट नाइट, यहाँ से जिंकम तक ये सिम्टम चलेगा। ये अलग अलग सिम्टम है। मेंसेस के साथ में अब ये सिम्टम यहाँ तक चलेगा सैडनेस के साथ में। मेंसेस विथ टूथेक, मेंसेस के साथ में अगर दांत में दर्द हो, कोलिक हो, पेट में दर्द हो, सैडनेस हो, उदास हो पेशेंट, तो वहाँ पे ये दवा काम करती है। मेंसेस के साथ में फटीग हो, बिल्कुल थक जाए पेशेंट, स्पेशली ऑफ थाइज, थाइज मेन रूप से थकावट कहाँ महसूस हो, थाइज में, जांघ में, ये दवा है। मेंसेस याविंग एंड चिलीनेस, मेंसेस के साथ में पेशेंट को थकावट इतनी हो, कोई यावी हो, वासी, तो वासांसी जो उसको बोलते हैं, एंड चिलीनेस हो, ठंडक महसूस हो पेशेंट को, कपकपी महसूस हो, वहाँ पे इसकी आवश्यकता है, ये मेडिसिन है, ठीक है। और क्या कंडीशन है? ल्यूकोरिया की कंडीशन। ल्यूकोरिया इसकी कैसी होती है? वाटरी, पानी की तरह होती है, बर्निंग, जलन पैदा करती है फ्रॉम द यूट्रस, बच्चेदानी, बच्चेदानी में जलन पैदा करती है, पानी जैसी होती है, ये एक सिम्टम है ल्यूकोरिया। दूसरा सिम्टम क्या आएगा? एक्रिड है, लगने वाला होता है, प्रोफ्यूज, ज़्यादा मात्रा में, फ्रॉम द वेजाइना, वेजाइना से होता है ज़्यादा मात्रा में, और वेजाइना को जलन महसूस होती है, खुजली महसूस होती है। ल्यूकोरिया का फिर अगला सिम्टम है एक्सकोरिएशन ऑफ वल्वा, चूँकि लगने वाला होता है तो जो वल्वा होता है, जो उसका जो बाहर का पार्ट होता है, उसमें खुजली महसूस होती है, छील देता है, वहाँ पे एक्सकोरिएट कर देता है ल्यूकोरिया के कारण। तो ये इसका सिम्टम होता है ल्यूकोरिया के केस में। अगला सिम्टम क्या है? डिस्निया, सांस अगर फूलती है, विथ पैल्पिटेशन, हृदय धड़कता है, सांस के साथ में अगर पेशेंट, जब सांस फूले किसी को, पेशेंट बताया कि डॉक्टर साहब मेरा हृदय जैसे लगता है कि बहुत धड़क रहा है, वर्स बाय एक्सर्शन, और सांस लेना या हृदय का धड़कना और बढ़ जाता है जब पेशेंट चलना फिरना शुरू करता है, एक्सर्शन करता है, तो आर ऑन असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप्स, जब पेशेंट ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करता है, कुछ स्टेप चढ़ता है, तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हृदय धड़कना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे दवा आती है ये। इस सिम्टम पे एक दवा से कंपेयर भी कर सकते हैं, वो दवा है कैलकेरिया कार्ब। असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप्स, फ्यू स्टेप्स तो नहीं है, कुछ ही कदम चले अगर, तो सांस फूलने लगे, ठीक है, हृदय धड़कने लगे। लेकिन अगर पेशेंट ये कहे कि डॉक्टर साहब मेरी सांस फूलने लगती है जब मैं अपस्टेयर पे जाता हूँ, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ चढ़ता हूँ, मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ मैं, तो सांस फूलने लगती है, तो वहाँ पे दवा कौन सी है? कैलकेरिया कार्ब, ठीक है। अगला सिम्टम है वार्ड्स इन द वार्म रूम, कमरे के अंदर पेशेंट को तकलीफें बढ़ जाती है, चाहे डिस्निया हो चाहे पल्पिटेशन हो, तो वहाँ पे दवा है अमोनियम कार्ब। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज इन इम्फाइजिमा, इम्फाइजिमा की कंडीशन में बेस्ट रेमेडी है अमोनियम कार्ब। जब एयर भर जाए, जैसे एक कंडीशन में बात किया था पीछे प्लूरिसी के बारे में, जब पस फॉर्मेशन हो जाए वहाँ पे, तो क्या बोलते हैं उसको? प्लूरिसी। कहाँ पे? जो चेस्ट की जो बाल होती है, बाल हमेशा 2 पार्ट में होता है, एक तो चेस्ट का अंदरूनी होता है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए कि चेस्ट एक्चुअली में होता कैसा है, जैसे मान लीजिए ये चेस्ट है, तो चेस्ट का, अगर ये चेस्ट है तो चेस्ट को लगी हुई एक भित्ति होती है, एक वाल होती है, ठीक है, जो इससे हमेशा चिपकी रहती है। जहाँ पे गड्ढा है तो गड्ढे जैसा हो जाएगा, बिल्कुल इससे चिपकी हुई होती है। एक लेयर ये होती है,
इनर वॉल, इनर लेयर इसको बोलते हैं। एक इसकी आउटर लेयर होती है जो इसका कवरिंग बनाती है। तो दो पार्ट है, एक तो इससे चिपका हुआ और एक इसका बाहरी वाला। तो इसके बीच में अगर किसी भी कारणवश, जैसे प्लूरिसी होती है जब इसके अंदर में पस फॉर्मेशन हो जाता है, या हाइड्रोथोरेक्स हो जाता है जब पानी भर जाता है, एक कंडीशन होती है जब इसके अंदर में हवा भर जाती है। तो हवा भर जाने की वजह से इसको बोलते हैं एम्फाइजिमा। क्लियर हो गया? तो ये कंडीशन होती है एम्फाइजिमा की। तो जब भी पेशेंट, अगर अब ये कंडीशंस में सांस फूलने की तकलीफें आएंगी, ठीक है, तो एम्फाइजिमा की जब कंडीशन होती है वहां पे इस दवा की जरूरत होती है। कफ, खांसी कैसी होती है? ड्राई, सूखी खांसी, फ्रॉम टिकलिंग इन द थ्रोट एज फ्रॉम डस्ट इवन मॉर्निंग फ्रॉम 3 to 4 AM। काली कार में भी होता है 3 से 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग होता है, ठीक है। तो सुबह के समय हो रहा है 3 से 4, 3 से 5, तो काली कार भी आता है वहां पे। खांसी कैसी इसकी है? सूखी खांसी है, फ्रॉम टिकलिंग इन द थ्रोट, गले में टिकलिंग सेंसेशन होता है, ठीक है, जैसे लग रहा है कि कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कि कुछ डस्ट महसूस हो रहा हो, उसकी वजह से खांसी आ जाए। और ये सुबह के समय हो, 3 से 4 बजे हो। दवा कौन सी है? अमोनियम कार्ब। कंपेयर कर सकते हैं काली कार्ब के साथ में, ठीक है। अगला सिम्टम है पेनारिशियम, डीप सीटेड पेरियोस्टियल पेन, ठीक है। पेनारिशियम यानी डीप सीटेड पेरियोस्टियल, पेरियोस्टियल, ऑस्टियल होता है बेसिकली बोन को कहते हैं। पेरियोस्टियल, पेरी मतलब होता है उसकी की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं, किनारे का उसको बोलते हैं पेरी, उसकी जो बाहर की होती है। तो डीप सीटेड पेरियोस्टियल पेन, जब हड्डी के अंदर में डीपली अगर पेन हो तो वहां पे जरूरत पड़ती है अमोनियम कार्ब की। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं डायस्कोरिया और सैलिसिया के साथ में। बॉडी रेड हो, एज इफ फ्रॉम स्कारलेटिना, जिसके स्कारलेटिना होता है ना, स्कारलेटिना में क्या होता है कि अलग अलग जगह पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं ब्लड ऊज करने के कारण। ब्लड क्या होता है? पैसिवली ऊज कर जाता है, एक्टिवली भी हो सकता है चोट लगने के कारण। ऊज करने का मतलब यह है कि जो ब्लड की कैपिलरीज या पतली पतली होती है वो फट जाती हैं। ज़्यादातर ये देखने को आता है, जो एक तो स्कारलेट फीवर होता है जिसमें इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, बुखार के साथ में वो होता है, तो वहाँ पे बेलाडोना भी दिया जाता है, ये भी दवा काम करती है। और भी कंडीशंस होती है, एक होता है कि ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज का मतलब है कि जब ज़्यादा उम्र हो जाती है, तो ओल्ड एज में कंडीशन होती है कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि जो पतली पतली जो वेंस हैं वो क्या हो जाती हैं, वो मुलायम हो जाती हैं और बहुत जल्दी थोड़ा ही दबाव पड़ने के बाद में फट जाती हैं। और फटने के कारण क्या होता है कि वो आस पास में लाल लाल हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कारलेटिना, ठीक है। तो यहाँ पे इस दवा की भी आवश्यकता होती है, अमोनियम कार्ब की भी। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एलन, ठीक है, एक मेडिसिन है। एक कंडीशन होती है मैलिग्नेंट स्कारलेटिना विथ डीप स्लीप। अगर ये स्कारलेटिना मैलिग्नेंट की कंडीशन में आ जाए, किसी दूसरी बीमारी के साथ में अटैच हो जाए, घातक बीमारी के साथ में अटैच हो जाए, विथ डीप स्लीप, और बड़ी गहरी नींद आए पेशेंट को, तो वहां पर भी जरूरत पड़ती है इसकी। इसके अलावा स्टर्टोरस ब्रीदिंग, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये। खर्राटेदार, जब सांस ले पेशेंट तो क्या है? खर्राटा। एक और दवा है, कौन बताएगा? खर्राटे की दवा कौन सी? खर्राटा सर ओपियम। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया, ओपियम। ठीक है। अब ओपीएम के साथ में एक दवा ये भी आ गई है, तो कई सारे मेडिसिन। स्टर्टोरस ब्रीदिंग होती है, इसके अंदर में भी ओपीएम में भी होती है, तो अमोनियम कार्ब भी इस चीज़ की दवा है, ठीक है। मिलेरी रैश, ठीक है, मिलेरी रैश आर फेंटली डेवलप्ड इरप्शन फ्रॉम डिफेक्टिव वाइटलिटी। मिलेरी रैश आर फेंटली डेवलप्ड इरप्शन फ्रॉम डिफेक्टिव वाइटलिटी। जब वाइटलिटी डिफेक्ट हो जाए, वाइटलिटी प्रभावित हो जाए, वाइटलिटी वीक हो जाए, वैसी कंडीशन में अगर दाने निकल आए लाल लाल, तो मिलेरी रैसेस
मतलब ज्वार बाजरे के दाने के जैसे अगर दाने निकलें, आर फेंटली डेवलप्ड इरप्शन फ्रॉम डिफेक्टिव वाइल्डिटी, या फेंटली डेवलप्ड ऐसे इरप्शन जो कि पेशेंट को फेंट कर दे, मतलब एग्जॉस्ट कर दे, डिफेक्टिव वाइटलिटी हो उसके साथ में, तो वहां पे इस दवा की आवश्यकता होती है। थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन, ब्रेन पैरालाइज कर जाए। थ्रेटेंड का मतलब होता है कि दूसरे कारण की वजह से, है ना। एक तो पैरालिसिस होती है, जनरली होती है, एक होती है थ्रेटेंड होती है, मतलब है कि जिसको किया जाता है, कोई कंडीशन ऐसी बन गई, कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी आ गई जिसके बाद पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप हो गई, है ना। ये इसको हम कह सकते हैं कि जैसे बाहर से इम्पोज किया जाए किसी चीज़ की वजह से, और उसकी वजह से अगर पैरालिसिस की कंडीशन हो जाए ब्रेन के, तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। इसको कंपेयर कर सकते हैं ट्यूबरकुलम और जिंकम मेट के साथ में, ठीक है। ये सारी बात हुई। अब हम बात करते हैं इसके रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस, इट एंटीडोट्स पॉइजनिंग विथ रस्टॉक्स एंड स्टिंग्स ऑफ, ये एंटीडोट करती है पॉइजनिंग विथ रस्टॉक्स एंड स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, अफेक्ट द राइट साइड मोस्ट इनिमिकल टू लेकेसिस, ठीक है। ये एंटीडोट करती है पॉइजनिंग ऑफ रस्टॉक्स, रस्टॉक्स की वजह से अगर पॉइजनिंग हो तो उसको एंटीडोट करती है, और कोई चीज़ अगर काट ले तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। अफेक्ट्स द राइट साइड मोस्ट, ज़्यादातर राइट साइड को करती है। इनिमिकल टू लेकेसिस, लेकेसिस से होती है, लेकिन जो ब्लीडिंग होती है वो लेफ्ट साइड से होती है ना। एग्रेवेशन होता है कोल्ड वेट वेदर में, वेट पॉलिटिसिस फ्रॉम वॉशिंग ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। नम मौसम में ठंड की चीज़ों से, धुलने से, नहाने से मेंसेस के दौरान में इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। आराम मिलता है लाइन ऑन एब्डोमेन, पेट के बल लेटने में पेशेंट को आराम मिलता है। अब देखिए लाइन ऑन एब्डोमेन में एसिटिक एसिड भी है, आराम मिलना। एक पेशेंट जो कि पेट के बल लेटना चाहता है, कौन सी दवा है? पेशेंट की टेंडेंसी होती है लेटने वाली, वो होती है पल्साटिला की। ऑन पेनफुल साइड, या जो दर्द है जिस तकलीफ जिस साइड में है, उस साइड में पेशेंट दबा के लेटना चाहता है ताकि उसको आराम मिले। देखिए ये पल्साटिला आ गई यहाँ पे, ठीक है, पेनफुल साइड में। इन ड्राई वेदर, किस मौसम में? सूखे मौसम में पेशेंट को आराम मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके मोडेलिटीज़ के बारे में, ठीक है। कई सारी मोडेलिटीज़ हैं। जैसे पहले तकलीफ़ें कब बढ़ती हैं इसके बारे में बात करते हैं। इवनिंग में, शाम के वक्त में इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। वाशिंग मतलब धुलने से। वर्स फ्रॉम कोल्ड वेट वेदर, ठंडे नम मौसम में इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। क्लाउडी वेदर, क्लाउडी हो, बारिश वाला मौसम हो, बादल छाए हो, ऐसी कंडीशन में इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। वेट एप्लीकेशंस, अगर हम नमी का ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ करें, मतलब पानी का ज़्यादा यूज़ करें, तो इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ड्यूरिंग 3 से 4 बजे इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। मेंसेस के दौरान इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। वेट पॉल्टिसिस, पॉल्टिसिस मतलब होता है कि कोई प्रलेप करना, जैसे बाहर से कोई चीज़ लगाते हैं ना, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे हम बाहर से उपटन लगाते हैं या बाहर से कोई चीज़ लगाते हैं ना बाहर से, तो वैसा कोई अगर हम प्रलेप बाहर से कर रहे हैं और वो अगर गीला है, तो उसकी वजह से चूंकि सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, तो वैसी कंडीशन में भी इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। वर्स ड्यूरिंग मोशन, चलने की वजह से। चेविंग, कोई चीज़ चबाने पर इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। प्रेसिंग टीथ, दांतों को प्रेस करता है तो इसकी तकलीफ बढ़ जाती है। वाइल और आफ्टर ईटिंग, खाते समय या खाने के बाद इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। राइट साइड, दाहिनी तरफ इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। रिलीफ, प्रेशर, दबाने से आराम मिलता है। लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जिस करवट तकलीफ होती है उस करवट लेटने पेशेंट को आराम मिलता है। लाइंग ऑन स्टमक, पेट के बल पेशेंट लेटता है तो आराम मिलता है। रिलीफ, ड्राई वेदर, सूखे मौसम में पेशेंट को आराम मिलता है। रिलीफ, न्यू मून, नया मून जब शुरू होता है तब पेशेंट को आराम मिलता है। ईटिंग, खाना खाने से पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये सारी इसकी मॉडलिटीज़ हैं जिसके बारे में हमने बात किया, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट हुआ आज अमोनियम कार्ब के बारे में। तो दोस्तों आपने देखा होम्योपैथी की इस बेहतरीन मेडिसिन के इतने बेहतरीन
सिम्टम्स के बारे में आपने अच्छे से समझा। और फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।